तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन की। एक्चुअल में क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो डीएनए से आरएनए बनने की एक प्रोसेस है। बट ये जो प्रोसेस है वो इतनी सिंपल नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे हम जीन क्या होता है, सिस्टोन क्या होता है, ये सारी चीजें भी देखेंगे इसी वीडियो के अंदर। और सिस्टोन के अंदर हम पॉलीसिस्टोनिक, मोनोसिस्टोनिक, इन शब्दों का एक्चुअल में मतलब क्या है ये भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अमित। इंट्रोडक्शन देना मैं हमेशा भूल जाता हूँ। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको पहले डीएनए के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आपको पता है, लिंक जो है वीडियो का आपको आई बटन में मिल जाएगा। अगर मैं डीएनए को ऐसे पढ़ूं तो एक्चुअल में डीएनए जो है इंफॉर्मेशन रखता है। हम सभी को पता है कि वो इंफॉर्मेशन रखता है, लेकिन वो जो इंफॉर्मेशन है एक्चुअल में रिफ्लेक्ट कैसे होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो वो रिफ्लेक्ट होने का एक पैटर्न है। डीएनए से बनता है आरएनए, और 3 टाइप के आरएनए होते हैं, टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए। ये तीनों आरएनए मिलकर प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। और कोई इंसान कैसा होगा वो एक्चुअल में डिपेंड करता है कि प्रोटीन उस इंसान के कैसे हैं, उस इंसान की लिपिड प्रोफाइल कैसी है, उसके अंदर बनने वाले प्रोटीन्स का नेचर कैसा है, कितने अमाउंट में प्रोटीन बन रहे हैं। ये सारी चीजें ही एक्चुअल में एक इंसान का फिनोटाइप डिसाइड करती हैं। तो डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोअर लेवल पे जाते हुए अब पढ़ रहे हैं। तो पहले पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन यानी आरएनए फॉर्मेशन की प्रोसेस। अगली वीडियो में पढ़ेंगे ट्रांसलेशन यानी आरएनए से प्रोटीन बनने की फॉर्मेशन, प्रोटीन बनने की प्रोसेस। अगर मैं बात करूं आरएनए की, तो आरएनए मेरे को यहाँ पे 3 टाइप के देखने को मिलते हैं, टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए। इनकी फुल फॉर्म शायद आपको पता होगी। टी से है ट्रांसफर आरएनए, आर से है राइबोसोमल आरएनए, एम से है मैसेंजर आरएनए। आरएनए की जो प्रोसेस है बनने की वो सेल के अंदर G1 फेज एंड G2 फेज में लगातार चलती रहती है। डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस एस फेज में चलती है, लेकिन एक ही बार होती है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के केस में ऐसा जरूरी नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन सेल में जरूरत के हिसाब से हो सकती है। ठीक है, अगर मैं बोलूं डीएनए के हिसाब से अगर देख के बताओ कि कौन सी जगह से आरएनए बनता है, तो अगर मैं डीएनए के सेगमेंट के हिसाब से बात करूं तो डीएनए का हर हिस्सा आरएनए नहीं बनाता। डीएनए का हर हिस्सा आरएनए नहीं बनाता। कुछ कुछ डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं जो आरएनए बनाने के काम करते हैं, और उन सेगमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। यानी ट्रांसक्रिप्शन वो यूनिट है जो बेसिकली जिससे आगे चलकर आरएनए बनेगा। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को लेके आते हैं रास्ते में, क्योंकि मेन जो काम है वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से। अगर मैं एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को बनाना चाहूं तो चलो मैं सिंपल वे में बना रहा हूं। ये मैंने 2 स्ट्रैंड बनाई, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। ये है एक पूरी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब ध्यान से सुनना, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में भी पूरा का पूरा डीएनए जो है एज इट इज आरएनए में कन्वर्ट नहीं होता। इसमें से भी कुछ पार्ट ऐसा होता है जो कन्वर्ट होता है, कुछ नहीं होता। जैसे कि शुरुआत वाला हिस्सा यहाँ पे और आखिरी वाला हिस्सा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का वो कोड नहीं होता। कोड होता है ये बीच वाला हिस्सा, और इस बीच वाले हिस्से को बोला जाता है स्ट्रक्चरल जीन। हम कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अलग अलग। जो ये आपको यहां पे दिख रहा है इसे बोला जाता है प्रोमोटर, और ये जो है इसे बोला जाता है टर्मिनेटर। अब मुझे कैसे पता चला कि प्रमोटर ये है और टर्मिनेटर ये है? बदल भी तो सकता है। इसके लिए एक्चुअल में क्या है कि दोनों जो स्ट्रैंड हैं उनसे आरएनए नहीं बनता। जाहिर सी बात है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है तो एक ही स्ट्रैंड से बनेगा, और वो जो स्ट्रैंड पे बने, जिसके स्ट्रैंड पे काम चलता है, जिससे आरएनए बनता है, उसे हम बोलते हैं टेम्पलेट। आरएनए की जो डायरेक्शन होती है बनने की वो 5 प्राइम से 3 प्राइम होती है। तो जाहिर सी बात है कि आरएनए जो है वो इस वाली टेम्पलेट पे काम करेगा, मतलब इस वाली स्ट्रैंड पे काम करेगी। ये जो स्ट्रैंड है वो उसके लिए टेम्पलेट का काम करेगी। यहाँ पे 5 प्राइम आरएनए का आएगा, 3 प्राइम। ओके, मैं थोड़ा सा अंदाजा देने के लिए सारी बातें बता रहा हूँ, अभी इन्हें प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। तो ये जो स्ट्रैंड है हम इसे बोलेंगे टेम्पलेट। टेम्पलेट वो स्ट्रैंड होती है डीएनए की जिसपे एक्चुअल में काम चलना होता है। दूसरी वाली जो स्ट्रैंड होती है हम उसका नाम रखते हैं कोडिंग। तो कोडिंग स्ट्रैंड पे 5 प्राइम वाली पोजीशन पे हमेशा प्रमोटर होगा, ये रूल है। और एनसीईआरटी इसको इस बात से लिखती है, इसे ऐसे लिखती है कि कोडिंग स्ट्रैंड पे अप स्ट्रीम पोजीशन पे आपको क्या मिलेगा? प्रमोटर मिलेगा। तो ये वाली जो पोजीशन है इसे अप स्ट्रीम बुलाया गया है, और इस वाली पोजीशन को डाउन स्ट्रीम बुलाया गया है। डाउन स्ट्रीम में आपको क्या देखने को मिलेगा? टर्मिनेटर। ओके, जो एंजाइम ये काम करता है ट्रांसक्रिप्शन करने का उसे हम बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। एक्चुअल में ये पूरा नाम बताना चाहता है कि डीएनए के हिसाब से आरएनए का फॉर्मेशन करने वाला ये एंजाइम है। इस एंजाइम के बारे में मैं बताऊं, ये होता है प्रोटीन से बना हुआ, और ये सिर्फ एक प्रोटीन से नहीं बनता, ये काफी सारे प्रोटीन के ग्रुप से बनता है। अगर मैं इसका ऐसे शेप बनाना चाहूं
तो इसमें कई सारे कंपोनेंट हो गए। कंपोनेंट के नाम जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपोनेंट इसमें अंदर 2 अल्फा होते हैं, बीटा होता है, बीटा डैश होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। बस समझना इतना इंपॉर्टेंट है कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है एक्चुअल में सिर्फ एक सिंगुलर प्रोटीन से नहीं बना, ग्रुप ऑफ प्रोटीन से बना है। आरएनए पॉलीमरेज जो है इसकी डायरेक्शन भी डीएनए पॉलीमरेज की तरह 5 प्राइम से 3 प्राइम है। और इसमें मैं फिर से समझा देता हूं। मान लो एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये 5 प्राइम एंड ये 3 प्राइम एंड, तो अगला जो न्यूक्लियोटाइड आएगा वो यहां पे जुड़ेगा, ये यहां पे नहीं जुड़ सकता। ये होता है बेसिकली डायरेक्शन का मतलब। तो ये जो चेन है वो इस डायरेक्शन में ग्रो करेगी, तो हम कह देते हैं इसकी डायरेक्शन है 5 प्राइम से 3 प्राइम, राइट। अब डीएनए पॉलीमरेज के साथ में 2 चीजें और हैं जो कि हेल्प करती हैं पूरे इस प्रोसेस में, और वो जो है वो प्रोटीन के ही कंपाउंड है। एक का नाम है सिग्मा फैक्टर और एक का नाम है रो फैक्टर। अब सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर एक्चुअल में आरएनए पॉलीमरेज को काम करवाने के लिए जरूरी होते हैं। सिग्मा फैक्टर को एनसीईआरटी ने कुछ ऐसे दिखा रखा है, रो फैक्टर को भी उन्होंने ऐसे दिखा रखा है। ये सिग्मा का साइन है, ये रो का साइन है। तो अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट समझ में आई है तो अब आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअल में डीएनए पे होता क्या है। तो मान लीजिए ये हमारा एक पूरा डीएनए था और इस डीएनए पे ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में से भी ये प्रमोटर वाला हिस्सा है, ये टर्मिनेटर वाला हिस्सा है। ओके, सबसे पहले एक्चुअल में होता क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है, आरएनए पॉलीमरेज वो सिग्मा फैक्टर के साथ में अटैच होता है। ये क्या बनाया मैंने, सिग्मा फैक्टर बनाया। और ये जो सिग्मा फैक्टर है ये आरएनए पॉलीमरेज को हेल्प करता है प्रमोटर से अटैच करने में। तो सिग्मा फैक्टर जो है वो प्रमोटर के साथ में जाके अटैच होता है। सिग्मा फैक्टर के प्रमोटर के साथ में अटैच होने के बाद में एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो डीएनए है ये खुल जाता है, मतलब दोनों स्ट्रैंड की अनवाइंडिंग हो जाती है। दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट जाता है और इसकी जो ओवरऑल इमेज है वो कुछ ऐसी नजर आएगी। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो है मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सिग्मा फैक्टर इसी के साथ में है, आरएनए प्लस सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर को शायद मुझे दूसरे कलर से दिखा देना चाहिए, इजी रहेगा समझने में, तो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का यूज कर रहा हूँ सिग्मा फैक्टर के लिए। नाउ अब जब ये डीएनए अनबाइंड हो गया तो उसके बाद में ये जो स्टेप है इसे बोला जाता है इनिशिएशन, यानी अब जो है शुरुआत हो चुकी है डीएनए के से आरएनए बनने की, यानी ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत हो चुकी है। तो इस स्टेप को जो है बोला जाता है इनिशिएशन। तो आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के लगे लगे आगे मूव करता है और एक छोटी आरएनए की जो है स्ट्रैंड बन जाती है कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से। तो यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ही होती है, मतलब बेसिस के हिसाब से अरेंजमेंट होती है। इसके बाद में जैसे ये छोटी स्ट्रैंड बन जाती है, इसके बाद में जो हमारा सिग्मा फैक्टर था ये लीव कर जाता है। तो इनिशिएशन स्टेप जो है सिग्मा फैक्टर जैसे ही लीव करता है वैसे ही इनिशिएशन फैक्टर को मान लेते हैं कि ये खत्म हो गया। इसके बाद में ये आगे की तरफ मूव करता रहता है आरएनए पॉलीमरेज, और ये जो ओवरऑल स्ट्रैंड है वो बड़ी होती जाती है। इस स्टेप को बोला जाता है इलोंगेशन। इस स्टेप का नाम है इलोंगेशन। और इलोंगेशन में बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज चलकर जाता है टर्मिनेटर साइड तक, और टर्मिनेटर पे आकर एक्चुअल में क्या होगा, ये पूरी प्रोसेस रुकेगी जिसे हम बोलेंगे टर्मिनेशन होना या फिर प्रोसेस का रुकना। टर्मिनेशन साइड पे एक मजेदार बात होती है कि मान लो यहाँ पे ऐसे था और अब जो ये है ये टर्मिनेटर साइड पे पहुंच गया और यहाँ पे अकेला आरएनए पॉलीमरेज अभी तक था। अब काम में आता है एक और फैक्टर जिसका नाम है रो फैक्टर, और यहाँ पे आपको एक काफी बड़ी आरएनए की पूरी स्ट्रैंड बन के तैयार है। एक्चुअल में रो फैक्टर क्या करता है, रो फैक्टर यहाँ पे अटैच होता है, मैं कलर बदल देता हूँ। रो फैक्टर यहाँ पे अटैच होता है और रो फैक्टर पहले इस चेन को बाहर निकलवा देता है, यानी ये जो यहाँ पे बबल बना हुआ है इसे बाय द वे ट्रांसक्रिप्शन बबल बोलते हैं। इससे रो फैक्टर की वजह से ये जो आरएनए बना है ये बाहर निकल आता है, और उसके बाद में जो है आरएनए पॉलीमरेज ये जो लेयर है ये अब बाहर आ चुकी है, और इसके बाद में जो आरएनए पॉलीमरेज है वो भी बाहर आ जाता है और डीएनए अपना वापस से बॉन्ड बनाकर सेम स्ट्रक्चर में आ जाता है। तो ओवरऑल ये जो स्टेप है इसे हम बोलते हैं टर्मिनेशन का स्टेप। ओके, अब यहाँ पे ये जो है आरएनए बन गया। अब ये जो आरएनए है ये एक्चुअल में कौन सा है, टी आरएनए है या फिर आर आरएनए है या फिर एम आरएनए है, ये एक्चुअल में बच्चों शुरू से ही डिसाइड होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ, अगर मान लो ये पूरा डीएनए का सेगमेंट है तो इसमें क्या होगा, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पहले से डिसाइडेड होगी कि ये टी आरएनए बनाएगी। एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है वो पहले से डिसाइडेड होता है कि ये आर आरएनए बनाएगी, और एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है वो एम आरएनए बनाएगी, डिसाइडेड होता है। अब ये जो सेगमेंट है डीएनए का जो आरएनए बना रहा है इसे हम बोलते हैं जीन। ओके, इसे बोला जाता है जीन। अब मेरा सवाल ये है आपसे कि आपने शायद सिस्टोन वर्ड सुना हो। अगर आपने नहीं सुना तो सिस्टोन का जिक्र हम इसी वीडियो में करेंगे, लेकिन जिन्होंने पहले ये बात सुन रखी है सिस्टोन के बारे में, मैं चाहूंगा आप कमेंट सेक्शन में जाओ और डिफरेंस बताओ कि एक्चुअल में जीन में और सिस्टोन में क्या डिफरेंस होता है। तो ये जो सारे जीन हैं ये टीआरएनए, आरआरएनए या एमआरएनए बनाएंगे, ये एक्चुअल में डिपेंड करते हैं, ये शुरू से ही डिसाइडेड होता है। ये जो स्पेस बच गया खाली ये एक्चुअल में नॉन कोडिंग वाला है, यानी यहाँ से कोई भी कोड नहीं बन रहा किसी भी तरीके से।
अब बात कर लेते हैं सिस्टोन की। एक्चुअल में सिस्टोन वो हिस्सा होता है डीएनए का, वो हिस्सा जिससे एक्चुअल में प्रोटीन बने। और आपको पता है प्रोटीन को जो कोड करता है वो एमआरएनए करता है। तो अगर ये हिस्सा जीन का सीधे सीधे प्रोटीन बनाने में काम में आ जाएगा एमआरएनए की वजह से, तो हम इसे जीन बोलेंगे, साथ में इसे सिस्टोन भी बोलेंगे। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज होती है, ध्यान कीजिए कि यूकैरियोट्स में एमआरएनए बनता ही नहीं है। मतलब शुरू में एमआरएनए नहीं बनता, ओके, बनता तो है लेकिन शुरू में नहीं बनता। यानी डीएनए से सीधे, ये मान लीजिए डीएनए, तो इसके बाद में बनता जो है वो है एचएनआरएनए बनता है, और इसकी फिर प्रोसेसिंग होती है, और इसकी प्रोसेसिंग के बाद में हमें एमआरएनए देखने को मिलता है। तो बेसिकली एमआरएनए में और एचएनआरएनए में डिफरेंस क्या है कि एचएनआरएनए में अभी भी कुछ सेगमेंट ऐसा है जो कि प्रोटीन को कोड नहीं कर सकता, और इस सेगमेंट को हम बोलते हैं इंट्रोन्स, और इन्हें निकाल दिया जाता है प्रोसेसिंग के टाइम पे, तब जाकर एमआरएनए बनेगा। तो डीएनए के अंदर भी कुछ कुछ ऐसे पैचेस हो गए जो प्रोटीन को क्या करते हैं, कोड नहीं कर सकते। ठीक है। एक्चुअल में इंट्रोन वाला जो ये कोड है ये यहां से यहां आया होगा। तो अब जो केस में हम एमआरएनए को सिस्टोन बोल सकते हैं, एमआरएनए के अंदर जो आया है, यानी ये वाला हिस्सा कोड करेगा प्रोटीन को, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, लेकिन येलो वाला नहीं करेगा। तो हम सिर्फ ब्लू वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, सिस्ट्रोन बोलेंगे। ओके, तो यहां से कंसेप्ट आता है कि ऑल सिस्ट्रोन्स आर जीन बट ऑल जीन्स आर नॉट सिस्ट्रोन। और सिर्फ इतना नहीं है, इसके अलावा आपको एक चीज मैं बता देता हूं, जीन इतना सिंपल नहीं है समझना कि भाई जो आरएनए को बनाए वो जीन हो गया। इसके अलावा डीएनए में कई बार क्या होता है, एक छोटा सेगमेंट होता है जिसे हम जीन बोलते हैं, लेकिन वो किसी आरएनए को नहीं बना रहा होता। हम ज्यादातर जो है इसे रेगुलेटरी जीन्स बोलते हैं, क्योंकि ये रेगुलेशन में काम करते हैं। ओके, ये रेगुलेट करते हैं प्रोमोटर को, ये प्रोमोटर से जस्ट पहले होते हैं, लेकिन ये आरएनए डायरेक्ट नहीं बनाते, लेकिन हम इन्हें रेगुलेटरी जीन्स बोलते हैं। तो ऐसा आपको देखने को मिल सकता है कि हम जीन बोल रहे हैं लेकिन वो आरएनए नहीं बना रहा। एडवांस लेवल पे ऐसा पॉसिबल है। अगर मैं बात करूं अब सिस्टोन की और ज्यादा डेप्थ में, तो आपने शायद दो शब्द सुने होंगे, एक होता है पॉलीसिस्टोनिक और एक होता है मोनोसिस्टोनिक। दोनों में अर्थ ध्यान से समझना। एक्चुअल में होता है क्या, पॉलीसिस्टोनिक, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप एक कमरे में गए, उसमें लाइट लगी हुई है, बल्ब लगा, मतलब सॉरी लाइट बल्ब एक ही चीज है, लाइट लगी हुई है, पंखा लगा हुआ है, एसी भी हो सकता है, कूलर हो सकता है, टीवी हो सकता है, और वहां पे सिर्फ एक बटन है। आपने एक बटन दबाया, सारी चीजें एक साथ शुरू हो गई। ये कंडीशन होती है पॉलीसिस्टोनिक। कहने का मतलब ये है, जब एक प्रमोटर, एक सिस्टोन, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब एक से ज्यादा सिस्टोन को कंट्रोल करने लगे। ये सिस्टोन नंबर 1, 2, 3, 4, ये अपना एक अलग प्रोटीन बनाएगा, ये अपना प्रोटीन बनाएगा, ये अपना प्रोटीन बनाएगा। ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में, यानी प्रोकैरियोट्स में। इसमें तुम ऐसे मान के चलो कि ये एक इकलौता स्विच है जो कि इन सभी चीजों को चला रहा है। मोनोसिस्टोनिक थोड़ा एडवांस होता है, इसमें एक स्विच और साथ में जो है वो एक ही चीज चलेगी, ये टर्मिनेटर, ये प्रमोटर, और ये सिर्फ इकलौता सिस्टोन। तो यहां से जो प्रोटीन बनेगा उसे स्विच जो है वो यही होगा। मोनोसिस्टोनिक एक एग्जाम्पल है यूकैरियोट, क्योंकि यूकैरियोट्स जो होते हैं वो एडवांस होते हैं। एक और छोटा सा कंसेप्ट बच्चे, सेल के पास में ये प्रिविलेज होती है कि वो कौन सी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को चालू करना चाहे और कौन सी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को बंद करना चाहे। इसे कुछ इस बात से समझो, मेरी स्किन की सेल में या आपकी स्किन की सेल में डीएनए वही है जो कि आपकी पेनक्रियाज की बीटा सेल में है। दोनों में डीएनए सेम है, दोनों में जीन भी सेम है, एग्जैक्ट सेम डीएनए होने के बावजूद भी स्किन जो है वो इंसुलिन नहीं बनाती, लेकिन बीटा सेल पेनक्रियाज की इंसुलिन बनाती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक्चुअल में सेल के पास में प्रिविलेज होती है ये कि वो जिस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को चाहे उसको क्लोज कर सकती है, जरूरत के हिसाब से किसी को ऑन भी कर सकती है। ठीक है, तो ये था पूरा एक ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर टॉपिक।